नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का और फेसबुक लाइव। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियों का आगमन। मॉडर्न इंडिया में हम लोग घुस चुके हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारी एंट्री हो चुकी है। और कल हम लोगों ने यूरोप की जो बाकी जो शक्तियां थी, पुर्तगाल, डेनिश, डच, इनके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बारे में कि वो कंपनियां किस तरीके से भारत में आई और कैसे आगे चल करके अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति बने और अंग्रेजों ने भारत को जीतना आरंभ कर दिया। स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक चर्चा मैं थोड़ी सी उससे पहले आपसे करना चाहूँगा। काफ़ी लोग चर्चा में जुड़ रहे हैं। नाम मैं सबके एक बार पढ़ देता हूँ जितने लोग हैं जल्दी से। भारती राजपूत है, विशाल सिंह राजपूत हैं, अंजलि राजपूत है, इंद्रपाल राजपूत जी हैं, हमारे लक्ष्य के ललितपुर जिले के जिला अध्यक्ष संतोष राजपूत जी, डॉक्टर सोमेंद्र जी, लोधी पीके प्रेमी, चंद्र प्रकाश जी, लोधी हरिओम राजपूत, संतोष राजपूत जी, गौरव लोधी जी, आरबीएस लोधी जी, उसके अलावा अनीश कुमार जी हैं, ऐसरल राजपूत जी है, अमित राजपूत है, हरिमोहन राजपूत जी हैं, गिरीश भारत हैं, मंजू दयाल जी हैं, नमस्कार, गुड इवनिंग, नेत्रपाल सिंह जी हैं, इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी हैं, रेखा राजपूत हैं, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी हैं, पूनम राजपूत जी हैं, आरबीएस लोधी राजपूत हैं, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी हैं, ओमकार लोधी जी हैं, श्यामलाल लोधा जी हैं, रोहित सिंह लोधी हैं, सतीश लोधी जी हैं, डॉक्टर सोमेंद्र जी हैं, आचार्य आलोक कुमार जी हैं। उसके अलावा सूर्य प्रताप सिंह, बहुत दिनों बाद सूर्य प्रताप सिंह हमारे बीच हैं आज। धर्मेंद्र सिंह वर्मा है, एडवोकेट सतीश लोधी जी, देवेंद्र लोधी जी, लोधी लाला भैया सिंह, डॉक्टर सोमेंद्र जी, कृष्ण गोपाल लोधी, सोहन राजपूत, गुड इवनिंग, डॉक्टर मोनू राजपूत, अजीत लोधी, पूरन सिंह पटेल साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्य के, चंद्र प्रकाश जी अलीगढ़ से। और उसके अलावा नेत्रपाल सिंह जी हैं, रवि राज हैं, शंकर सिंह राजपूत हैं, सत्यपाल सिंह लोधी हैं, ओम प्रकाश राजपूत जी हैं, आशीष लोधी हैं हमारे बीच अयोध्या यूपी से, हिमांशु लोधी हैं, उदय सिंह हमारे भाई बीएसएफ से, उसके अलावा योगेश कुमार हैं हमारे बीच में, लोधी अनिल वर्मा जी हैं इटावा से, नमस्कार, शंकर सिंह राजपूत हैं, रोहित सिंह लोधी हैं हमारे छोटे भाई उत्तर प्रदेश पुलिस, हिमांशु लोधी हैं, डॉक्टर दिनेश राजपूत जी हैं स्वामी जी के कर्मठ भक्त डॉक्टर दिनेश राजपूत राठ हमीरपुर से, नरेंद्र वर्मा जी शाहजहाँपुर से, उसके अलावा डॉक्टर नारायण पटेल नमो बुद्धाय, कैसे हैं डॉक्टर साहब, संतोष कुमार लोधा जी, संतोष राजपूत जी, ओबीसी पुष्पेंद्र सिंह लोधी हमारे बीच भोपाल से, भंवर सिंह नरवरिया साहब नमस्कार भिंड से, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी हमारे लक्ष्य कासगंज के जिला अध्यक्ष हैं। उसके अलावा असलेंद्र सिंह लोधी राजपूत हैं, नमस्कार, गवेंद्र सिंह जी हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, दिनेश जी कैसे हैं आप, वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, अनुज कुमार ठाकुर नमस्कार प्रणाम, आदित्य जंघेल, रामचंद्र वर्मा जी हमारे लक्ष्य उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, रामकिशन राजपूत जी वेरी गुड इवनिंग, डॉक्टर दिनेश कुमार राजपूत जी इंजीनियर साहब हमारे बीच में लक्ष्य राष्ट्रीय प्रभारी टेक्निकल टीम, धनी राम सिंह जी हैं हमारे बीच में पत्रकार, महेंद्र पाल राजपूत हैं पन्ना से, ओपी राजपूत जी हैं, नीरज राजपूत हैं हमारे बीच में, संतोष कुमार लोधी हैं, राजीव राजपूत जी हैं बैंक मैनेजर साहब, सत्यपाल सिंह लोधी हैं हमारे बीच में, और उसके अलावा वीरेंद्र राजपूत हैं हमारे बीच अमेठी में। वीरेंद्र राजपूत इस समय शायद अमेठी में नहीं है, इस समय ये दुबई में हैं और दुबई से ही हमारा सेशन देखते हैं। विजय सिंह लोधी जी हैं, लोधी नरेश राजपूत, हरिओम राजपूत, और उसके अलावा सागर राजपूत है ललितपुर यूपी से, वेलकम सागर, हाउ यू। सोनू भी है हमारे साथ, सोनू लोधी अयोध्या से, नरेंद्र राजपूत जी हैं ग्वालियर से हमारे बीच में, जितेंद्र लोधी है मगड़िया राजपूत, उसके अलावा बनवारी सिंह जी हैं, मुकेश सिंह लोधी है, शिलान लोधी हैं गुड इवनिंग, और उसके अलावा राजू प्रसाद जी हैं, सोनम राजपूत है हमारे बीच में, योगेश कुमार जी हैं, सभी का स्वागत है, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और 150 तक हम लोगों के नाम बोलेंगे, उसके बाद जितने लोग जुड़ते रहेंगे। सर्वेश कुमार जी हैं, सर्वेश कुमार वर्मा, इंजीनियर दुष्यंत सिंह लोधी हैं हमारे बीच में, और उसके अलावा सुरेश कुमार जी हैं, राजेश कुमार राजपूत जी हैं, गजेंद्र सिंह एलएसएस, गजेंद्र ऑल द बेस्ट, थैंक यू गजेंद्र, वंडरफुल वर्क, सबल सिंह नरवरिया साहब हैं, मुकेश सिंह राजपूत हैं। चलिए, उसके अलावा भाव परिवार बालाघाट से, हेलो भाव परिवार बालाघाट, सौरभ हाउ यू, कमल लोधी,
कुंवर खूबचंद लोधी जी, उमा विश्वजीत लोधी जी हमारे बीच राठ से, जय हिंद राजपूत हैं। डॉक्टर विष्णु राजपूत रूस से हमारे बीच जुड़े हैं। सो वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम टू इंडिया। और हम भारत की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि रूस में आप, रशिया में अच्छे तरीके से होंगे। रमेश वर्मा जी हैं, उसके अलावा डॉक्टर सौरभ राजपूत हैं एटा से, प्रदीप सिंह लोधी हैं, नमस्कार। अमित सिंह राजपूत हैं, चलिए मनोज वर्मा जी हैं। सो रवि राज हैं, रोहित राजपूत हैं हमारे बीच में, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी, कमल लोधी जी हैं, कमलेश कुमार राजपूत जी हैं हरदोई यूपी से, पवन कुमार जी हैं, शिव सिंह आर राजपूत हैं हमारे बीच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव सिंह। विजेंद्र ब्रिजेश राजपूत, प्रदीप राजपूत, राहुल सिंह लोधी सिंहपुरा से, नरेंद्र वर्मा जी नमस्कार नरेंद्र जी हमारे लक्ष्य के जो है कासगंज से, पूरन वर्मा जी लोधी, देवेंद्र राजपूत, मुकेश सिंह लोधी, हिमांशु लोधी, यदुनंदन लाल लोधी। बाबूजी कैसे हैं आप? वेलकम, स्वागत है आपका हरदोई से हमारे बीच में। ताराचंद्र ढाका जी हैं हमारे बीच में, जय हिंद ढाका साहब। आशीष कुमार, अभिषेक कुमार, सुनील ठाकुर, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, और उसके अलावा हमारे बीच में गौरव विशाल राजपूत हैं, राजपूत राहुल हैं हमारे बीच में, क्षत्रिय रविंद्र राजपूत, उसके अलावा चलिए सो ताराचंद ढाका जी सूरत से हैं, नमस्कार। गोविंद कुमार जी हैं, लोधी देवेंद्र राजपूत हैं, अभिराज हैं, अनिल कुमार सिंह जी हैं, ब्रजेश राजपूत जी हैं, पुरुषोत्तम राजपूत जी हैं, करण सिंह जी हैं, चलिए आशीष कुमार जी हैं, और धर्मवीर सिंह हैं डिबाई से, डिबाई बुलंदशहर से, ठाकुर ललित सिंह जी हैं हमारे बीच में, और विनय लोधी हैं हमारे बीच में अयोध्या से। चलिए तो आरबीएस लोधी जी, अभिषेक कुमार जी, अनार सिंह वर्मा जी नमस्कार। पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग अपना सेशन आरंभ करेंगे, क्योंकि अभी जो संख्या है वो 200 के आसपास हो चुकी है। 198 लोग हमारे सेशन में जुड़ चुके हैं। बाकी जिन लोगों के अंदर पेशेंस होगा, चकलेश लोधी, हेमलता लोधी जी, लोधी देवेंद्र जी, राम सिंह लोधी जी, योगेश कुमार जी, देवीराम राजपूत साहब, लोधी नरेश राजपूत जी। सो वेलकम, सभी का स्वागत है। नरेश राजपूत जी लोको पायलट हैं भारतीय रेलवे में, स्वागत है लोधी नरेश जी आपका। अनूप राजपूत, महेंद्र कुमार जी कटनी मध्य प्रदेश से हैं आप, पुष्पेंद्र लोधी जी, चलिए सो नेत्रपाल सिंह जी। अब हमारे बीच में 200 लोग जुड़ चुके हैं और हम चर्चा आरंभ करेंगे, और स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा। दुनिया में जितने बड़े और महान संगठन बनते हैं, वो महान संगठन बहुत महान लोगों के मस्तिष्क की उपज होते हैं। ऐसे हर कोई आदमी संगठन नहीं बना सकता। कभी भी बहुत प्रभावशाली और जिन्होंने समाज की धारा को बदला है, ऐसे संगठन बहुत महान मस्तिष्क की उपज होते हैं। दुनिया भर के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में जो बड़े बड़े संगठन बने हैं और उन संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो सारे संगठन बहुत महान लोगों की उपज होते हैं, उनके दिमाग की उपज होते हैं। और संगठनों के पीछे बहुत बड़ा त्याग होता है, और कभी भी जो वर्तमान पीढ़ी होती है वो उस संगठन से लाभान्वित कम होती है, उसके बजाय आने वाली पीढ़ियां उस संगठन से ज़्यादा लाभान्वित होती हैं। ये एक मेरा छोटा सा सजेशन है आप लोगों के, कि जो लोग भी संगठनों में कार्य करते हैं वो लोग कभी ये नहीं सोचे कि हम संगठन में पदाधिकारी बन गए तो हम ही को इसका लाभ मिले। नहीं, हमेशा कभी भी जब संगठन बनते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित होंगी। पहली पीढ़ी को हमेशा त्याग और परिश्रम करना होता है, पहली पीढ़ी को हमेशा अपना सेक्रीफाइस करना होता है, अपना समय देना होता है। तो कुछ लोगों के अंदर अगर इस तरह की भावना है कि हम संगठन में पदाधिकारी बन गए और हम ही इसका लाभ लें, ऐसा नहीं होता है। हमेशा पहली वाली पीढ़ी को पिता की भूमिका निभानी होती है, उनको त्याग करना होता है, और जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं वो उसका लाभ उठाती हैं। तो हमेशा जो लोग संगठनों में जुड़े हैं या जिनके मन में संगठनों के प्रति आस्था है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका त्याग, आपका समर्पण संगठन के प्रति आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएगा। और आप अगर ऐसे हो गए कि आपका अपना स्वार्थ जाग गया कि मुझे इसका लाभ मिले, तो आपके संगठन बहुत अल्पकालिक होते हैं, वो कभी भी फलीभूत नहीं हो सकते, ना ही कभी उनके परिणाम आ सकते। और हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो बहुत लंबा विजन लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमें 5 साल में क्या करना है, हमको 50 साल में क्या करना है, 100 साल बाद क्या होगा। इतना जो लोग सोचते हैं, जिनकी दृष्टि इतना दूर तक जाती है, सिर्फ वही लोग काम कर पाते हैं, वही लोग समाज में एक ऐतिहासिक भूमिका निभा पाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि 50 साल बाद हमारे समाज का क्या होगा, आज अगर हम ये काम करें
तो ये 50, 60, 70, 80 साल बाद समाज की स्थिति क्या होगी, वही लोग एक विजन समाज के लिए दे पाते हैं। तो मैं सभी लोगों से, खास करके जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्वार्थ है या जो बहुत मायोपिक का मतलब होता है बहुत कम दूर तक जो देखते हैं, जिनके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, छोटी सोच होती है कि मुझे, मेरा पद, मैं संगठन में रहूं, मैं ये करूं और फिर मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं रहेगा इसका, इस तरह की सोच किसी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा जो एक वर्तमान पीढ़ी होती है उसे अपने कार्यों को करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसका लाभ हम लोगों को मिले या ना मिले, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, क्या वो जनरेशन कभी उसका लाभ ले पाएगी? अगर हम ये सोच के काम करते हैं तभी यकीन मानिए कि हम समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, कुछ दे पाते हैं। और अगर हम केवल वर्तमान में किसी संगठन में किसी पदों पर अगर कहीं भी है तो हम लोग बहुत स्वार्थी हैं, फिर हम उस समाज को देना नहीं चाहते, बल्कि उल्टे हम उस समाज से लेना चाहते हैं। और जो व्यक्ति इस धारणा पर काम करता है कि मैं लेना चाहता हूं, तो वो कभी भी अपने जीवन में कुछ दे नहीं सकता। और जो दे नहीं सकता, प्रकृति का नियम है, ईश्वर का विधान है कि जो दे नहीं सकता उसको वापस मिल नहीं सकता। जो पहले देगा, जो पहले त्याग करेगा उसी को मिलता है। आप त्याग करके देखिए, सम्मान आपको मिलेगा। जो व्यक्ति त्याग करेगा उसी को सम्मान मिलेगा, जो व्यक्ति सेवा करेगा उसको आदर मिलेगा। ये नियम है प्रकृति का। कई बार लोगों को लगता है कि ये हमारी बातें हैं, ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया का विधान है। आप पूरे विश्व में कहीं भी अध्ययन करिए, जो त्यागी पुरुष होते हैं, जो दूरदर्शी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो अपने कार्यों, अपने विचारों, अपने त्याग और अपने समर्पण से इतनी बड़ी छाप छोड़ जाते हैं कि फिर समाज उनका सम्मान स्वतः करने लगता है। तो हम लोगों को समाज के क्षेत्र में हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम लेने के लिए काम कर रहे हैं या देने के लिए। और अक्सर बहुत सारे जो संगठन हैं, थोड़ी सी चर्चा मैंने इसलिए करना आवश्यक समझा कि मैंने देखा है कि बहुत सारी संख्या में लोग संगठन बनाते रहते हैं और उसके पीछे मकसद क्या होता है, जिस समाज में अशिक्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर उसी के अनुपात में बेरोजगारी ज़्यादा होती है। अशिक्षा होगी तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो संगठन में काम करने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे। ऐसे ही आप सोशल मीडिया पर डाल दीजिए कि तुमको इस संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है, तुमको इस संगठन का जिला महामंत्री बनाया जाता है, क्योंकि बेरोजगारी है और बेरोजगारी के मूल में है अशिक्षा। तो जो व्यक्ति खुद अशिक्षित है या उसके पास हाई स्कूल इंटर तक की केवल पढ़ाई लिखाई है, वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पाएगा, वो अपनी दाल रोटी का भी व्यवस्था नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता चाहिए और साथ ही साथ कोई टेक्निकल स्किल चाहिए। अब अगर उसके पास अपने लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपनी दाल रोटी खाने के लिए भी कोई नौकरी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजगार या कोई बिजनेस नहीं है, ऐसे आदमी को, ऐसे बेरोजगार युवा को आप उठा के बना दो अपने किसी संगठन का जिला अध्यक्ष या जिला महामंत्री, तो आप ये सोचिए, जो व्यक्ति खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, क्या वो समाज को खड़ा कर सकता है? जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर अपने लिए दो रोटी की व्यवस्थाएं, अपने लिए रोजगार, अपने लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्या वो समाज को खड़ा कर पाएगा? असंभव। और बहुत सारे चालाक लोग इसी का फायदा उठाते हैं, समाज की अशिक्षा का और लोगों की गरीबी का, कमजोरी का लाभ उठाते हुए उनको नए नए संगठन बना के पद बांटते रहते हैं कि आज से तुम हमारे ये अध्यक्ष हो गए, आज से तुम हमारे ये महामंत्री हो गए, आज से तुम प्रचार सचिव हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोशल क्राइम है, ये सामाजिक अपराध है। क्योंकि हम लोग समाज के साथ क्या करते हैं कि हम समाज में ऐसे बच्चे जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, जिनको अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, ऐसे बच्चों को हम शिक्षा से वंचित करके अपने संगठन के नाम पर कि तुम हमारे साथ काम करोगे, तुम विधायक बन जाओगे, तुम जिला पंचायत बन जाओगे, बहुत सारे बच्चों के भविष्य को भटका देते हैं और पूरे के पूरे समाज के वातावरण में एक गलत परंपरा का और एक गलत जो तरंगे हैं, गलत ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी को हम लोग भर देते हैं। तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और किसी भी समाज का संघर्ष अपने आप से ज्यादा होता है। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर जाएं तो आप देखना कि किसी भी व्यक्ति का संघर्ष सबसे ज्यादा खुद से होता है। आपको लगता है हम लोगों में से कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे से मिले हैं? हम में से अधिकांश लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं। हम लोग सब अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अपने खुद के प्रति संघर्ष कर रहे हैं। किसी का नौकरी का संघर्ष है, किसी का परिवार का, किसी का किसी चीज का संघर्ष है।
हम तो एक सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो संघर्ष हैं वो अपने आप से सबसे ज्यादा है। तो जब हम अपने आप से संघर्ष करके कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं बना सकते, तो किस तरीके से हम इन संगठनों के माध्यम से इस तरह की चीजें कर सकते हैं समाज में। और ये एक बहुत बड़ी समस्या नोटिस की गई है जब से सोशल मीडिया आया है। सोशल मीडिया ने क्या किया है कि समाज सेवा को अपने घर बैठ के करना सिखा दिया है। कुछ नहीं करना, आप अब 2-4 लोगों को जानते हैं, एक बात करिए और उसका नाम डालिए कि आज से रविंद्र सिंह राजपूत को जो है जिला महोबा का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। क्यों बनाया, क्या काम करोगे, आपके पास पैसा क्या है, खुद जो है रविंद्र सिंह राजपूत जी अपने पैरों पर खड़े हैं या नहीं है, उनके माता पिता के पास क्या भोजन की और घर की व्यवस्था है, क्या उनके घर में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की फीस जाती है, या उनकी कोई जवान बहन है उसकी शादी के लिए व्यवस्था है। ये सारे प्रश्नों को हम नहीं सोचते। ये सोशल मीडिया ने एक, जिसको बोलते हैं ना छद्म, एक छद्म वातावरण क्रिएट किया है, फर्जी। उस फर्जी वातावरण में बहुत सारे लोगों के कैरियर डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने रास्तों से भटक जाते हैं। और किसी भी समाज के ज्ञानी और दूरदर्शी लोगों का काम यही होता है कि वो इस तरह की चीजों से समाज को सचेत करें। सबसे पहला काम है, मनुष्य के रूप में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी, आप अपने पैरों पर खड़े होइए। आप अगर पढ़ाई में अच्छे हैं तो पढ़ाई के माध्यम से करिए, किसी सर्विस में, प्राइवेट में, सरकारी में नौकरी में जाइए। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो कोई हाथ का काम सीखिए, हाथ की दस्तकारी सीखिए, कोई दुकान खोलिए, 4 पैसे कमाइए, अपने माँ बाप की मदद करिए, अपने भाई बहनों की, अपने परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनकी मदद करिए। तब आप सोचिए कि मैं समाज सेवा करूं, मैं समाज का उद्धार करूं। आप खुद जो है रोटियों के लिए परेशान है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, जिनके खुद के पास खाना नहीं है, जिनके माँ बाप रोजाना जो है लड़ते हैं। ऐसे लोग आकर के ऐसे लोगों को लोग समाज सेवा के नाम पर पद बांटते फिरते हैं और वो एक बहुत बड़ा बर्डन बनते हैं समाज के ऊपर। और उसकी एक और बड़ी चीज क्या निकल के आती है जो मैंने नोटिस की है, एक बहुत बड़ी समस्या इसमें निकल के आती है कि अगर कोई बेरोजगार युवा किसी संगठन का, मान लीजिए ऐसे ही सोशल मीडिया से अगर उसको बना दिया कि तुम इस संगठन के ये हो, तो वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने का प्रयास करेगा कि मैं तो भाई उसका जिला अध्यक्ष हूं। तो जिला अध्यक्ष भाई ऐसे जाएगा, पैदल तो लोग इज्जत नहीं करेंगे, तो वो सोचेगा कि बाइक से जाऊं, या सोचेगा कि अगर मेरे पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी से जाऊं। अब अगर उसके पास बाइक और गाड़ी से वो जाता है और उसके पास पैसे कमाने का जरिया नहीं है, मान लो उसकी नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो वो पेट्रोल खर्च करेगा, किसी जगह पहुंचेगा, बोलेगा मैं इस संगठन का जिलाध्यक्ष हूं, अपना प्रभाव जमाने के लिए, लेकिन उसकी खुद के सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। तो अब वो जो पेट्रोल खर्च करके गया और जो सफेद रंग के कपड़े पहन के गया, चश्मा लगा के गया, मोबाइल हाथ में लेके गया, जो वो खर्चा कर रहा है, इस खर्चे को वो कहां से निकालेगा? क्योंकि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसकी ना नौकरी है, ना बिजनेस है, ना स्वरोजगार है। तो वो समाज के लोगों के बीच में जाके कहेगा कि मैं जो है फला अपने अध्यक्ष जी को बोलूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तुम्हारा काम करवाऊंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। गांव ऐसे बहुत सारे मजबूर लोग होते हैं। मजबूर लोग क्या है, बोलते भैया हमारा कैसे भी काम करा दो। रोजाना झगड़े लफड़े गांव में आपने देखा होगा चलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके ऐसे लोग क्या कर देते हैं, समाज में दलाली शुरू कर देते हैं। क्या दलाली? कि मैं, तुम मुझे 5,000 रुपए दो और मैं इस 5,000 रुपए से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोल करके एसएचओ को फोन करवा दूंगा या एसडीएम को फोन करवा दूंगा, तुम्हारा जमीन का ये काम खत्म हो जाएगा। तो जो समाज में एक अनपढ़ आदमी था, एक बेरोजगार आदमी था, उसको आपने पढ़ाने लिखाने के बजाय, अपने पैरों पे खड़ा करने के बजाय क्या बनाया? दलाल। ऐसा दलाल जो समाज के मजबूर लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के उनसे कुछ पैसे लेगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या अपने संगठन के नाम पर और कहेगा मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। काम तो होगा नहीं। तो एक नया वर्ग पैदा होगा जो समाज के ही लोगों से दलाली करेगा। और फिर ऐसे में समाज के जो भोले भाले लोग होते हैं उनका भरोसा सच्चे और अच्छे समाज सेवियों से उठ जाता है। उनको लगता है यार वो आए थे जिलाध्यक्ष जी, वो हमसे 5,000 रुपए लेके गए और उन्होंने हमसे हमारा काम नहीं कराया, आप भी ऐसा ही करोगे। तो हम समाज में एक और नाकारा वर्ग को पैदा करते हैं। पहले बेचारा बेरोजगार है, पहले ही बेचारा अनपढ़ है, पहले ही बेचारा वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, और हमने उससे कहा कि तुम हमारे जिला अध्यक्ष हो, और वो बैनर लगा के चला गया गाड़ी लेकर के और वहां से 5-6-10 हजार रुपए लेके आ गया। तो दलाल पैदा होते हैं, समाज के दलाल वर्ग, जो अपने ही समाज का जोंक की तरह शोषण करते हैं। वो देखते हैं कहीं आग लग गई तुरंत पहुंच गए।
हमको दो, हम एसडीएम से कह के अभी तुम्हारी कार्रवाई करवाते हैं, हमको जरा 5,000 रुपए दे दो, हम पुलिस को बोल करके तुम्हारा काम करा देंगे। तो जो गरीब लोग हैं उनका वो शोषण करते हैं, किसके नाम पर? इन्हीं संगठनों के नाम पर। और ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। और ये सारी चीजें संभवतः आप सब लोगों ने देखी होंगी, महसूस की होंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रामीण समाज में बहुत कम लोग समाज सुधार का जब आप काम करेंगे तो आपको सहयोग करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो बेचारे भुक्तभोगी होते हैं। अगर किसी गांव में एक आदमी के साथ आपने छल कर दिया, किसी एक आदमी को आपने धोखा दे दिया, तो पूरे गांव को ये समझ में आ जाता है कि यार वो संगठन के लोग आए थे और हमें लूट के ले गए। तो पूरे गांव के लोगों की धारणा ये बन जाती है कि इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, ये सब झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, दलाल होते हैं। इस तरह की चीजें समाज में क्यों पनपती हैं? ये इसके दोषी वो लोग हैं जिनके दिमाग में खुराफाती मानसिकता पनपती है संगठन बनाने की, और जो बेरोजगार लोगों को और कम पढ़े लिखे लोगों को फालतू में सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी तरीके से एक छोटा सा लेटर हेड ऐसा बनवाया, छाप के भेज दिया कि आज से तुम हमारे जिला महामंत्री। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये समाज की समस्याएं हैं। हम लोग जब तक इन समस्याओं पर मंथन नहीं करेंगे, जब तक इन पर रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक हम इन समस्याओं की तह में नहीं जा सकते। और जब तक इनके रूट्स पर नहीं जाएंगे तब तक हम इनको खत्म नहीं कर सकते। तो ये एक कैसे आप लोगों ने देखा होगा, मशरूम जो होते हैं, मशरूम को हम लोग हिंदी में वर्ड बोलते हैं, कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगता, कुकुरमुत्ते टाइप, कुकुरमुत्ता होता है, मशरूम को हिंदी में बोलते। उसकी तरह जिसने बनाया और अपना सोशल मीडिया पर लाया, अपना लेटर हेड बनाया और छाप के दे दिया, ये समाज के बहुत बड़े अपराधी लोग होते हैं। समाज की जो मूल समस्याएं होती हैं, अगर कोई समाज अशिक्षित है तो हमें पहला ये काम करना चाहिए कि उस समाज में शिक्षा के लिए हम कितना सहयोग कर रहे हैं। किसी समाज के लोगों के पास अगर ढंग की जीविका नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हमारे पास कौन से ऐसे साधन हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम समाज के लोगों को नए नए रोजगार अपनाने के लिए, नए नए काम धंधे करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ढूंढने में मदद करें। जब व्यक्ति शैक्षिक रूप से ठीक हो जाएगा तो उसको समझ हो जाएगी, और जब आर्थिक रूप से उसके पास तनख्वाह आने लगेगी तो फिर वो प्लानिंग करना शुरू करेगा कि मुझे घर बनवाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बहन की शादी भी करनी है। इन सब चीजों के माध्यम से फिर समाज में और उस परिवार का उत्थान संभव होता है। और ये जो परंपरा है समाज में कि संगठन खोलते चले जाओ और बेरोजगार और अनपढ़ लोगों को पदाधिकारी बनाते चले जाओ, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पहले से ही गरीब और जो कमजोर लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका शोषण करने के लिए हम एजेंट तैयार कर देते हैं। ये बिल्कुल एजेंट होते हैं। और ऐसी घटनाएं कई सारी मेरे संज्ञान में भी आई थी। मैंने कई सारे लोगों को महासभाओं के पदाधिकारी होने के नाम पर गरीब लोगों से 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपए की दलाली करते हुए मेरे पास लोगों ने कंप्लेंट भेजी कि सर देखिए हमारे गांव में आए थे, हमारा जो है ये नुकसान हो गया था खेत का, और वो आए थे और पैसे ले गए और हमारा काम भी नहीं हुआ, 1.5 साल हो गई। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट मुझे लोगों ने भेजी कि सर ये चीजें हमारे यहाँ हुई हैं। तो इस तरह की चीजें लोगों को नहीं करनी चाहिए। और हम सभी जो लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनका दायित्व बनता है कि भैया किसी को किसी का झंडा पकड़ाने से, किसी की जिंदाबाद करने से पहले किसी बच्चे को बोलोगे तू स्कूल जा, और तेरी उम्र अगर यूनिवर्सिटी लायक है तो यूनिवर्सिटी जा, पहले स्कूल जाओ, अगर स्कूल से बड़े हो गए तो यूनिवर्सिटी जाओ, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज का रास्ता अपनाओगे या किसी कंपनी का या सरकारी दफ्तर का रास्ता अपनाओगे तो आपका जीवन ऐसे ही बेहतर हो जाएगा। आप किसी महासभा, किसी संगठन के झंडे उठाते हुए अपने ही समाज में आप दलाली करोगे तो कहां आपका जीवन बेहतर होगा। और ये चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं। ये सारी चीजें जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्योंकि जिस तरह का आचरण ये लोग करते हैं वो 1 साल में लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद सामाजिक बहिष्कार होगा, दुत्कार रहेंगे और उसकी इज्जत पूरी तरीके से, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। मैं किसी भी हाई स्कूल इंटर पढ़े लिखे लड़के को जिसकी उम्र 18 साल 20 साल की है, उसको मैं दोषी इसलिए नहीं मानता कि वो मैच्योर नहीं है, उसको इतना ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जो वो बैठे हुए 50 साल के, 40 साल के, 60 साल के लोग जो इस तरह की खुराफात अपने दिमाग में क्रिएट करते रहते हैं और ऐसे बेरोजगार और कम पढ़े लिखे लोगों का शोषण करके उनको समाज सेवा के नाम पर चंदा उगाही कराना, दलाली कराने के काम शुरू करते हैं, ये बहुत भयंकर तरीके से समाज में जोंक की तरह समाज को चूसते हैं, शोषण करते हैं गरीब लोगों का। और गरीब लोग क्या है बेचारे, इनके झांसे में आ जाते हैं। एक पुलिस वाला आ जाता है तो गांव के लोग डर जाते हैं, और यही हमारे जो पदाधिकारी जाके उनको बोलते हैं कि हम तुम्हारा काम करा देंगे। तो इस तरह की चीजें समाज में पढ़े लिखे लोगों को संज्ञान में रखनी चाहिए और उनको सदैव रोकने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, पढ़ने की अगर आपकी कोई इच्छा है, एजुकेशन की इच्छा है, और वो बच्चा कहता है कि साहब मुझे पढ़ना है, उसकी हम कितनी मदद करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि हम पूरी फीस लें, हम उसको बोलें कि भैया तुम्हें हम उनका पता दे रहे हैं, उनसे मिल लो, वो तुम्हें गाइड कर देंगे।
अच्छा चलो एक काम करो, वहां से तुम्हें किताब मिल जाएगी, उनसे बात कर लो। हमें इस तरह के कार्य करते रहने चाहिए। सो हमेशा अपने सबसे पहले, अगर आपको समाज का काम करना है और राजनीति का भी काम करना है, मान लीजिए किसी की राजनीति की भी इच्छा है, तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन हासिल करिए। व्यक्ति का अपने पैरों पर खड़े होने का सबसे बड़ा आधार है उसकी शिक्षा। जो जितना ज्यादा शिक्षित होगा वो उतना ही ज्यादा अपने पैरों पर खड़ा होगा, पहला। और दूसरा, अपनी आजीविका, अपना रोजगार, अपनी नौकरी, अपना स्वरोजगार, अपना बिजनेस, उसको खड़ा करिए। कहीं ना कहीं अपना कैरियर बनाइए। और जब आप अपना कैरियर बना लेंगे, दो रोटी कमा के अपनी मेहनत से खाएंगे, तो परिवार का भी भला करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी का भला करेंगे, रिश्तेदारों को भी मदद कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आप समाज सेवा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाई अपने पैरों पे खड़ा व्यक्ति है, ये कर रहा है तो अच्छी बात है। कभी भी बेरोजगार आदमी, हमेशा बेरोजगार आदमी जिसके पास खुद के लिए पैसे नहीं है, वो सारे के सारे लोग हमेशा ये मान के चलना, देखो सीधी बात है, जिसके खुद के पास खाने की रोटी नहीं है वो लोगों के बीच में जाके क्या करेगा? रोटी ही तो खाएगा। और जब उसको बाहर की रोटी खाने की आदत लग जाएगी तो मेहनत करने की आदत छूट जाएगी, वो परिश्रम नहीं करेगा। और जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा वो फिर उल्टे सीधे और खुराफाती काम करेगा। उसके मन में हो सकता है दलाली आ जाए, उसके मन में हो सकता है काम के बहाने लोगों से पैसा लेना शुरू हो जाए, और यहीं से समाज का पतन होता है। किसी भी सोसाइटी में जो सोसाइटी का स्टेटस है उसमें जो पतन होता है, उसका जो डिक्लाइन होता है, इसी वजह से होता है। चलिए खैर, आज हमने थोड़ी सी संगठन के बारे में बात की और अब हम लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। इसका एक संदेश आप लोगों के लिए भी है। आप जो 250 लोग इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, आप लोग भी सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। और अगर आपने पढ़ाई पूरी कर ली है तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखिए और हमेशा अपने पैरों पर खड़े होइए। खुद पैसा कमाइए मेहनत से, और उसके बाद आपका जो मन करे। आपका मन बिजनेस करने का है, बिजनेस करिए। आपका मन समाज सेवा करने का है, समाज सेवा करिए। आपका मन यदि ये कहता है कि मुझे राजनीति करनी है, अपने पैरों पर खड़े होके तब आप इन चीजों को शुरू करिएगा, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन से कभी भी डिफ्लेक्ट मत करिएगा। सबसे बड़ा अपराधी उस व्यक्ति को मानता हूं जो समाज के युवाओं को शिक्षा से वंचित कर दे अपनी राजनीति के लिए, धर्म के लिए। अगर आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए, धर्म के लिए, राजनीति के लिए अगर समाज के बच्चों को, 18 साल के 16 साल के बच्चों को एजुकेशन से, कॉलेज से, अगर स्कूल से दूर कर दिया, मैं तो उन्हें सबसे बड़ा अपराधी मानता हूं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान समाज का उन्हीं लोगों ने किया। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। और आगे आज हम दो शक्तियों की बात करने वाले हैं। एक शक्ति है फ्रांसीसी और एक शक्ति है अंग्रेज। अंग्रेजों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अंग्रेजों ने हमारा बहुत शोषण किया है, लेकिन अंग्रेज बहुत कुछ देके भी गए हैं। हमने कहा हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसका एक पहलू होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अंग्रेजों ने भारत का बहुत शोषण किया है, हमारा बहुत सारा धन संपत्ति लूट के ले गए, लेकिन अंग्रेज भारत को बहुत कुछ देके भी गए हैं। हमारा जो इंडिया का सेटअप है, जैसे हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा पार्लियामेंट है, हमारी सरकारें हैं, ये सारा सिस्टम अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। इवन अभी भी आपने देखा होगा 150-150 साल पुराने पुल भारत में आज भी हैं। दिल्ली में आप पुरानी दिल्ली से जब निकलेंगे तो लोहे का पुल आपको मिल जाएगा। तमाम चीजें भारत में अंग्रेज देके भी गए हैं, जो आज तक हम लोग उनको बनाए हुए हैं। अंग्रेजों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि उनका बहुत लंबे समय तक भारत पर आधिपत्य रहा। अंग्रेजों के साथ साथ एक और शक्ति भारत में आई थी, जो फ्रांस, जिसको हम लोग फ्रांस बोलते हैं, या फ्रेंच लोग भारत में आए थे। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही यूरोप में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। फ्रांस और जो अंग्रेज हैं वो दोनों ही यूरोप में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, मतलब दुश्मन। तो जब भी वहां उनमें लड़ाई होगी तो इंडिया में जरूर लड़ेंगे। अच्छा, दोनों ही शक्तियां इंडिया में आती हैं। फ्रांस की खासियत थी कि फ्रांस की जो थल सेना थी, आर्मी, सबसे स्ट्रांग थी। और जो इंग्लैंड थी, इंग्लैंड की जो नेवी थी वो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी थी, यानी जल सेना। तो जब भी समुद्र की लड़ाई आती थी तो इंग्लैंड जीतता था और स्थल की लड़ाई में फ्रांसीसी भारी पड़ते थे। लेकिन भारत में जब ये दोनों आए तो भारत में दोनों किस रास्ते से आए? समुद्री रास्ते से। और समुद्र के ही किनारे 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 उन लोगों ने अपनी बस्तियां और अपनी कोठियां और अपनी फैक्ट्रियां बनाना शुरू की। तो इनके बीच में जो झगड़े होंगे वो समुद्री किनारों पर ही होंगे, चाहे वो सूरत है, चाहे मछलीपट्टनम है, चाहे मद्रास है, चाहे पांडिचेरी है, चाहे चंद्रनगर है। कहीं भी झगड़े होंगे इन दोनों के बीच में, कहाँ होंगे? कोस्टल एरियाज पर, समुद्री किनारों पर। और समुद्री किनारों पर झगड़े होंगे तो जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजों की जो नौसेना थी उस समय विश्व की सबसे ताकतवर और मजबूत नौसेना थी। तो उसमें जीत किसकी संभव थी? उसमें जीत नेचुरली अंग्रेजों को होनी ही थी, क्योंकि अंग्रेज जो है उनके पास एडवांटेज था आर्मी, नेवी का। वही सारी चीजें करेंगे, एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। कुछ थोड़े से फैक्ट हैं
थोड़े से तथ्य हैं, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। और ये कंपनी, वहां का राजा था लुई 14वां। उसने 1664 ईस्वी में, उसका एक मिनिस्टर था मिस्टर कोलबर्ट। तो मिस्टर कोलबर्ट ने कहा कि भाई फ्रांस के व्यापारियों को कंपनी बनानी चाहिए और उस कंपनी को सरकारी संरक्षण में व्यापार करना चाहिए पूरब के देशों के साथ। कौन कौन पूरब के देश हैं? भारत था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, ये सारे देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। तो 1664 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 ईस्वी में भारत में पहली बार सूरत में उन्होंने अपनी कोठी स्थापित की। तो फ्रांसीसी सबसे पहले कहाँ आए? भारत में सूरत। क्लियर? जैसे पुर्तगाली कहाँ पे आए? कालीकट। उसी तरीके से फ्रांसीसी भारत में सबसे पहले आए सूरत। उसके बाद आगे चल करके फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय बनाया पांडिचेरी को। और पांडिचेरी में फ्रांसीसी बहुत लंबे समय तक गए। मुझे लगता है भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी निकले हैं, आई थिंक 1964 के आसपास। तो पांडिचेरी को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और उनका मुख्यालय बड़े लंबे समय तक फिर पांडिचेरी ही रहा। आगे देखते हैं, 1690 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर, एक जगह थी बंगाल में, वहां अपनी कोठी बनाई। उसके बाद फ्रांसीसियों की असली जो शक्ति है उसकी शुरुआत हुई थी 1742 में। और 1742 में क्या हुआ था? एक आदमी था डुप्ले, नाम याद रखना, डुप्ले। तो जो डुप्ले था वो फ्रांसीसी वायसराय बना करके भारत भेजा गया 1742 में। और 1742 तक आते आते फ्रांसीसी भारत में बड़े मजबूत हो चुके थे और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यूरोप में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में, स्थल के युद्ध में, हमेशा फ्रांस का पलड़ा भारी रहता था। तो फ्रांसीसी उसी आत्मविश्वास के साथ आए थे कि हम हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों को हरा देंगे और केवल हम ही इन सारे एरिया पर राज करेंगे और ये सारे हमारे उपनिवेश होंगे। इसकी शुरुआत की थी डुप्ले नामक आदमी ने, जो 1742 ईस्वी में फ्रांस का गवर्नर जनरल या वायसराय बनके भारत आया। और मैं आपको इस बीच में बता दूं कि जो पांडिचेरी उनका मुख्यालय था, पांडिचेरी बनाया किसने था? पांडिचेरी की नींव जो है फ्रांस का एक आदमी था, फ्रेंटोइस मार्टिन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा 1673 में पांडिचेरी को बनाया गया था। और 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पे कब्जा कर लिया था और उसके अलावा माहे और कराईकाल जो है उस पर कब्जा कर लिया था। देखिए, भारत में जो कुछ बड़े बंदरगाह हैं वो इन्हीं के द्वारा बने हुए हैं। जैसे पांडिचेरी को बनाया है फ्रांसीसियों ने। पांडिचेरी नाम का पहले कोई शहर नहीं था, इसको बसाया फ्रांसीसियों ने। जो बंबई है, आप लोगों को शायद हैरानी लगता होगा, बंबई अंग्रेजों ने बनाया है। बंबई जो शहर है उसको अंग्रेजों ने बनाया। बंबई पहले एक टापू था, उस टापू पर शहर बनाने का कार्य अंग्रेजों ने किया। अभी उसकी चर्चा करेंगे। कलकत्ता जो शहर है, कोलकाता भी भारत में अंग्रेजों ने ही बसाया है। कोलकाता नाम का कोई शहर नहीं था, वहां पहले गांव हुआ करते थे। उन्हीं गांव में अंग्रेजों ने वहां एक शहर बसा दिया जिसको आज हम लोग कोलकाता कहते हैं। और तो और जो मद्रास है, जिसको आज की डेट में हम लोग चेन्नई कहते हैं, ये चेन्नई और मद्रास भी अंग्रेजों ने ही बसाया है। तो भारत में जितने समुद्र तट के बड़े बड़े शहर हैं, ये सारे के सारे पहले छोटे छोटी जगह थी, छोटे छोटे गांव थे या छोटे छोटे आइलैंड्स या टापू थे। इन्हीं को अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपने व्यापार वाणिज्य के दम पर इन शहरों को बसाया। तो बहुत बड़े चीजें वो लोग करके गए थे, याद रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इतिहास को पढ़ने के क्रम में हम लोगों को पर्याप्त रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। हमको ये नहीं है कि एकदम मुंह खोला और अंग्रेजों को गाली देना शुरू कर दिया। अंग्रेज क्या करके गए, उन सारी चीजों को तथ्यपरक मूल्यांकन करना चाहिए। वहां से हमें मालूम पड़ता है कि ये क्या क्या उनकी अचीवमेंट थी, कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो उन्होंने किए, और कौन कौन से ऐसी चीजें थी जो जिनकी हमें आलोचना करनी है, और कौन सी ऐसी चीजें जो हमें स्वीकार भी करनी है कि भाई ये अच्छा काम उन्होंने किया। यही एक इतिहासकार का काम होता है। और हम लोगों को हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए ताकि हम सत्य को जान पाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य का उद्घाटन करना। कोई क्या सोचता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को लगता है कि किसी राजा के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में उनकी धारणा नेगेटिव है, रहने दीजिए। हमारा काम है निरपेक्ष रूप से उसका मूल्यांकन करना ताकि हम सत्य को जान पाए और अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर पाए कि कभी अगर सामना पर किसी कंपटीशन एग्जाम में या किसी मंच पर बुद्धिजीवियों को बैठने के साथ में अगर चर्चा करनी पड़े तो क्लियरली हम बता पाए। अब आगे चलते हैं, डुप्ले के बारे में जानेंगे कि डुप्ले ने क्या क्या काम किए।
तो कुछ कुछ फैक्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। डुप्ले पहला फ्रांसीसी अधिकारी था जिसके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना भारत में राज्य कायम किए जाएं, क्यों ना भारत में एक अपने राज्य कायम किए जाएं। और इसी दौरान 1744 में रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अधिकारी भारत आया। रॉबर्ट क्लाइव। तो जब डुप्ले 1742 में आया और उसके 2 साल बाद अंग्रेजों ने भी अपना एक अधिकारी भारत भेजा जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और इस रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्ले की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने अरकाट का घेरा डाला था और किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बहुत तेज तर्रार अधिकारी था अंग्रेजों का, और उसने डुप्ले की जो योजना थी कि भारत में फ्रांसीसी राज्य कायम किया जाए, भारत के राजाओं की लड़ाई का फायदा उठाते हुए, उस सारी योजना पर रॉबर्ट क्लाइव ने पानी फेर दिया। आगे चर्चा होगी कि किस किस तरीके से इनके बीच में संघर्ष हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, इसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक के साथ, कर्नाटक के युद्धों के साथ में। और कर्नाटक को लेकर के 3 बार युद्ध हुआ। कर्नाटक को लेकर के अंग्रेजों में और फ्रांसीसियों के बीच में 3 बार युद्ध हुआ। पहले युद्ध में अंग्रेज शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट दिया था वहां के नवाब को। दूसरे युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेज भिड़े, अंग्रेजों को कामयाबी मिली। और तीसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को हरा दिया। और उसके बाद फ्रांसीसी भारत छोड़ करके मतलब पांडिचेरी तक सीमित हो गए और पूरे भारत में एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज स्थापित होता चला गया। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से। तो पहला जो कर्नाटक वॉर है, पहला जो कर्नाटक युद्ध है, वो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ था, ये एक तरीके से ऑस्ट्रिया एक जगह थी यूरोप में। आज भी यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्ट्रिया एक देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और वियना, ये जो ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था कि वहां का उत्तराधिकार का एक झगड़ा शुरू हो गया कि कौन राजा बनेगा ऑस्ट्रिया का। उसके लिए फ्रांस चाहता था कि हमारी पसंद का व्यक्ति राजा बने, और इंग्लैंड चाहता था कि ऑस्ट्रिया का राजा उनकी पसंद का हो। इसी कारण से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के फ्रांस और इंग्लैंड में यूरोप में झगड़े शुरू हो गए, मतलब युद्ध शुरू हो गया। तो जैसा मैंने कहा कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। तो जैसे ही झगड़ा वहां शुरू हुआ, जैसे यूरोप में लड़ाई शुरू हुई, ऑटोमेटिक ये लड़ाई भारत में भी शुरू हो गई। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, भारत का कोई लफड़ा नहीं था। जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, इसमें भारत का कोई मामला नहीं था। ये केवल ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था यूरोप, उसका विस्तार मात्र था। और ये दोनों शक्तियां यहां भी भिड़ गई एक दूसरे से, लड़ाई हुई। और इस युद्ध का तात्कालिक एक कारण था कि अंग्रेजों का एक कैप्टन था, कैप्टन बर्नेट, उसके द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर उसने अधिकार कर लिया था। डुप्ले तो मौका ढूंढ रहा था, तो डुप्ले ने फटाफट से युद्ध की घोषणा कर दी। और इसमें अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब का समर्थन किया था। कर्नाटक के नवाब को डुप्ले ने अपनी सेनाओं के माध्यम से सेंट थॉमे की लड़ाई में सन 1748 में हरा दिया। तो पहला कर्नाटक वार में अंग्रेजों ने भारतीय नवाब को हरा दिया, भारतीय नवाब को हरा दिया। और इस तरीके से इसी बीच में क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था यूरोप में, वहां पे वो युद्ध समाप्त हो गया और एक संधि हो गई। इस संधि का नाम था, आप लोग याद रखना, एक्स ला शापेल। एक वर्ड है एक्स ला शापेल। एक्स ला शापेल की संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया। तो जैसे ही वहां युद्ध समाप्त हुआ यूरोप में, भारत में भी समाप्त हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन जो पहला कर्नाटक वॉर था, पहला जो कर्नाटक युद्ध था, इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने भारत के नवाब को हरा दिया, कर्नाटक के नवाब को। इससे इस युद्ध का परिणाम तो कोई खास नहीं रहा, लेकिन इससे भारतीयों की कमजोरी जाहिर हो गई, क्योंकि फ्रांसीसी सेना बहुत छोटी थी और नवाब की सेना बहुत बड़ी थी। तो डुप्ले वो आदमी था जिसने भारत की सत्ता की चाबी यूरोपियन को बता दी। उसने कहा कि अगर हमारे पास कम सैनिक हैं, हमारे पास अच्छी बंदूकें हैं, अच्छे घुड़सवार हैं, ट्रेंड अनुशासित सैनिक हैं, तो हम तो बड़े बड़े भारतीय राजाओं को, नवाबों को हरा सकते हैं। तो डुप्ले ने एक चाबी ढूंढ ली कि भारत के राजाओं को हराया जा सकता है। इनके पास न ट्रेनिंग बढ़िया है, न इसके पास डिसिप्लिन सेना है, ना ही ये हमारी तरह टेक्निकली लड़ना जानते हैं। तो कुल मिलाकर के डुप्ले ने वो चाबी जो है बता दी यूरोप के लोगों को,
और उसका लाभ किसको हुआ? अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम पड़ गया कि डुप्ले जब हरा सकता है इनको तो हम भी हरा सकते हैं। और वही महत्वाकांक्षा आगे चल करके अंग्रेजों के अंदर आई और अंग्रेजों ने शुरुआत की बंगाल से। पहले सिराजुद्दौला को हराया, फिर हैदर अली, फिर टिप्पू सुल्तान, फिर मराठे, फिर सिख, और ऐसे करके उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। तो अभी तो हम इसी में निपटेंगे कि पहले फ्रांसीसी और अंग्रेजों को ही निपट ले कि ये कैसे हुआ। तो ये पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक को लेकर के 3 बार युद्ध हुए। पहला युद्ध 1746 से 48, फिर उसके 1 साल बाद फिर युद्ध शुरू हो गया 1749 से 1754, और उसके बाद 1756 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो 7 साल तक चलता रहा, वो शुरू हो गया। तो जैसे वहां लड़ाई हुई यहां शुरू होगी। हमेशा याद रखना कि यूरोप में अगर इंग्लैंड में फ्रांस में कुछ भी होता, उसका सीधा सीधा परिणाम भारत में हुआ था। वो सीधे सीधे भारत में भी वैसे ही गतिविधियां शुरू हो जाती क्लियरली। सो अब हम बात करेंगे दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या था? पहले कर्नाटक युद्ध में डुप्ले कोई बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाया, और उसके बाद उसकी राज्य कायम करने की महत्वाकांक्षा समाप्त नहीं हुई। उसको लगता था कि राज्य तो कायम किया जा सकता है। तो उसमें क्या हुआ था कि दूसरा कर्नाटक युद्ध बेसिकली कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर शुरू हुआ। इस बीच में एक संकट क्या आया कि कर्नाटक का एक नवाब था, नवाब अनवर उद्दीन। कर्नाटक का एक नवाब था, ये बात है 1749 की। कर्नाटक का नवाब था नवाब अनवर उद्दीन, और नवाब अनवर उद्दीन को हटा करके उसका बहनोई चांदा साहब वो बनना चाहता था कर्नाटक का नवाब। तो फ्रांसीसियों ने इसकी भनक लग गई। फ्रांसीसियों ने क्या है, सीधा जो है उसके कंधे पर हाथ रख दिया चांदा साहब की कि तुम जो है नवाब बनो और अनवरुद्दीन को हटा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब अंग्रेजों को यह बात लगी तो अंग्रेज स्वाभाविक रूप से अनवरुद्दीन के सपोर्ट में आ गए। दूसरा झगड़ा किसको लेकर के था? हैदराबाद को लेकर। हैदराबाद में आपने देखा कि हैदराबाद में तब तक जो है निजामों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो हैदराबाद का जो निजाम था, जो उसको नवाब कहते थे, उसका नाम था, हैदराबाद के नवाब का नाम था आसफ जाह। और नवाब आसफ जाह की 1749 में मृत्यु हो गई। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी गद्दी के 2 दावेदार हो गए। एक तो आसफ जाह का जो खुद का पुत्र था, उसका नाम था नासिर जंग। नासिर जंग खुद नवाब बनना चाहता था, और एक नासिर जंग का भतीजा था, मतलब आसफउद्दौला का पोता, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। तो वो भी बादशाह बनना चाहता था। इसी कारण से फ्रांसीसियों को मौका मिल गया। फ्रांसीसियों ने क्या किया कि नासिर जंग के बजाय मुजफ्फर जंग का पक्ष लेना शुरू किया। तो कर्नाटक में कर्नाटक के नवाब को हटा करके फ्रांसीसी चाहते थे कि चांदा साहब बन जाए, और हैदराबाद में उत्तराधिकारी की जो समस्या खड़ी हुई, वहां फ्रांसीसी चाहते थे कि जो आसफ जाह का जो पुत्र है नासिर जंग, वो नवाब न बने, बल्कि आसफ जाह का जो पोता है वो फ्रांसीसियों का मतलब एक तरीके से उसका संपर्क था फ्रांसीसियों से, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। तो फ्रांसीसी चाहते थे कि मुजफ्फर जंग उसका नवाब बने, और इन दोनों में यही झगड़ा था। अंग्रेजों को लगा कि अगर डुप्ले की चाल कायम हो गई, अंग्रेजों को लगा कि अगर फ्रांसीसियों के समर्थक लोग नवाब बन गए कर्नाटक के और हैदराबाद के, तो ये तो हमें सागर से खदेड़ देंगे, तो हम कहां से व्यापार कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली नवाब अनवरुद्दीन को और नासिर जंग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो 2 गुट हो गए, एक तरफ था मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी, दूसरी तरफ था नासिर जंग और अंग्रेज। और कर्नाटक वाले मामले में कौन था? नवाब अनवरुद्दीन और अंग्रेज एक तरफ थे, और उसका जो अनवरुद्दीन का बहनोई था चांदा साहब और फ्रांसीसी एक तरफ थे। खैर, लड़ाई शुरू हुई, और लड़ाई में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को मार डाला, और अनवरुद्दीन को मार करके उन्होंने चांदा साहब को बना दिया कर्नाटक का नवाब। क्लियर? और जो उसका जो बेटा था अनवरुद्दीन का, उसका नाम था, उसके बेटे का नाम मैं सोचता हूं, अनवरुद्दीन के बेटे का नाम मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का जो बेटा था उसका नाम था मोहम्मद अली। तो अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली भाग गया, क्योंकि फ्रांसीसियों ने और चांदा साहब ने मिलकर के अनवरुद्दीन को कर्नाटक के नवाब को मार डाला और चांदा साहब को बना दिया कर्नाटक का नवाब। और जो अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली,
वो भाग करके अंग्रेजों के पास चला गया। उस समय अंग्रेजों का एक किला था तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। तो यहां पर एक घटना हुई। दूसरा क्या हुआ, हैदराबाद के मामले में भी मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने अपना वहां का नवाब बनाने में वो सफल रहे और नासिर जंग को हटा दिया। तो नासिर जंग क्या है, मिल गए जाकर के किससे, फ्रांसीसियों से। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि दोनों जगह फ्रांसीसी कामयाब रहे। फ्रांसीसियों ने अब हैदराबाद की गद्दी पर भी अपनी पसंद का आदमी और कर्नाटक का भी नवाब अपनी पसंद का बना दिया। लेकिन अंग्रेज चिंतित हो उठे। अंग्रेजों को लगा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हमारा तो सारा मामला डूब जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक आदमी था। एक्चुअली डुप्ले ने क्या है, डुप्ले ने उसका मोहम्मद अली का पीछा किया तिरुचिरापल्ली तक, और डुप्ले ने तिरुचिरापल्ली को घेर लिया, और तिरुचिरापल्ली अंग्रेजों के संरक्षण में था। तो काफी संघर्ष होता रहा, लेकिन डुप्ले को कामयाबी नहीं मिली। डुप्ले मतलब फ्रांस का गवर्नर जनरल, उसको कामयाबी नहीं मिली। उसी समय भारत की राजनीति में पहली बार रॉबर्ट क्लाइव के दर्शन होते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि कर्नाटक का जो नवाब था चांदा साहब, उसकी राजधानी थी अर्काट, उसकी राजधानी थी अर्काट, कर्नाटक के नवाब की। उसने, क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर लिया। और जब कर्नाटक की राजधानी अर्काट को क्लाइव ने घेर लिया तो डुप्ले के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि डुप्ले ना तो उसको जीत पा रहा था तिरुचिरापल्ली को, परिणाम स्वरूप डुप्ले को ये मजबूर होकर के वहां से अपना घेरा हटाना पड़ा। और इस तरीके से फाइनली अंग्रेज इसमें विजयी हुए और फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। और इस तरीके से डुप्ले का भी चैप्टर क्लोज हो गया। और हुआ क्या, बेसिकली लॉरेंस नाम का एक आदमी आ गया था इस बीच में। लॉरेंस नाम का एक आदमी आया, अंग्रेजों का एक सेनापति, और उसने तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया और उसने फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो डुप्ले की बहुत किरकिरी हुई, उसकी बहुत बेइज्जती हुई, और डुप्ले को फ्रांस सरकार ने वापस बुला लिया। और एक तरीके से दूसरे कर्नाटक युद्ध के विजेता भी अंग्रेज सिद्ध हुए। शुरू में कामयाबी फ्रांसीसियों को मिली, वो अपनी पसंद के लोगों को नवाब बनाने में कामयाब रहे, लेकिन क्लाइव की कूटनीति और सूझबूझ और लॉरेंस का नेतृत्व के कारण अंग्रेजों को विजयश्री मिली और फ्रांसीसियों को हारना पड़ा। अपमानित होकर के डुप्ले यहां से फ्रांस चला गया। और एक तरीके से द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने अंग्रेजों को आत्मविश्वास से भर दिया कि भारत की सत्ता के मालिक अब वही होंगे, केवल अब समय का इंतजार था। बहरहाल 1756 में यह युद्ध रुक गया। उसके बाद हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो हुआ 1756 से लेकर 1763 तक। 1756 से 1763, और ये कुछ नहीं था, यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, यहाँ छुटपुट झड़पें इनमें होती रहती थी। ये झगड़ा था यूरोप का। यूरोप में फ्रांसीसियों में और अंग्रेजों के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया, जो 7 साल तक लड़ा गया, जिसकी तिथि थी 1756 से लेकर 1763। तो जैसा मैंने कहा कि यूरोप में जब फ्रांस में और अंग्रेजों में युद्ध, इंग्लैंड में युद्ध शुरू हुआ, तो भारत में होना ही था। तो भारत में युद्ध शुरू हुआ, और इन्हीं युद्धों में 1760 ईस्वी में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया भारत में, जिसको भारतीय इतिहास में कहते हैं वांडीवास की लड़ाई। आप लोग याद रखना, 1760 की वांडीवास की लड़ाई। इस वांडीवास की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में अंग्रेजों का सेनापति था आयरकूट। और आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से भारत में हरा दिया, बुरी तरीके से हरा दिया 1760 में। ये जो क्वेश्चन है 1760 वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और अंग्रेजों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। ये तृतीय कर्नाटक जो वॉर हुआ था, उस तृतीय कर्नाटक वॉर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में 1760 में वांडीवास नामक स्थान पर सर आयरकूट नाम के अंग्रेज सेनापति ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से परास्त कर दिया, और एक तरीके से भारत में फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तक सीमित कर दिया। इवन पांडिचेरी को भी जीत लिया। बाद में अंग्रेजों ने रहम खा करके और फ्रांसीसियों से यह कहा कि तुम किलेबंदी नहीं करोगे तो हम तुमको ये सारी चीजें दे देंगे, पांडिचेरी का एरिया दे देंगे। और इस तरीके से 1763 में वो इंग्लैंड और फ्रांस का, यूरोप का जो सप्तवर्षीय युद्ध था वो समाप्त हो गया, संधि हो गई वहां पर, और भारत में भी ये युद्ध समाप्त हो गया। और तीसरे कर्नाटक वॉर के बाद क्या हुआ, तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद पूरी तरीके से अंग्रेज जो है विदेशी शक्ति के रूप में भारत में छा गए, और उन्होंने पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को नेस्तनाबूद कर दिया। फ्रांसीसियों से उन्होंने पांडिचेरी भी छीन लिया। बाद में अंग्रेजों ने रहम खा करके और उनसे यह कहा कि तुम किले नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें यहाँ पर ये रहने की जगह दे देंगे, पांडिचेरी, और व्यापार करने के लिए।
तो बाद में चल के आप देखते हैं कि पांडिचेरी जो है किसके पास रहा, फ्रांसीसियों के पास रहा, और वो 1964 तक उनके पास बना रहा। तो भारत में अब क्या हुआ, पुर्तगाल के पास गोवा और दमनदीव रह गया, पुर्तगाल के पास गोवा और दमनदीव रह गया जो देश की आजादी तक रहा, और जो फ्रांसीसी थे उनके पास पांडिचेरी रह गया। अब जो बाकी पूरा हिंदुस्तान था, चाहे मद्रास हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बंबई हो, चाहे कोचीन हो, चाहे सूरत हो, चाहे बंगाल हो, चाहे सारा एरिया अब किसके लिए रह गया, भारत में केवल एक ही शक्ति बची जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज। अब अंग्रेज भारत में कैसे आए थे, अंग्रेज कौन थे, इसकी हम शुरुआत से पड़ताल करेंगे, और ये कर्नाटक के वार हैं इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बाकी हम देखते हैं अंग्रेज किस तरीके से भारत में घुसते हैं और एंट्री करते हैं। यहां तक क्लियर। थोड़े से फैक्ट ज्यादा थे, लेकिन मुझे लगता है पिक्चर आपके समझ में आ रही होगी, एक मूवी की तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई इतिहास में इस तरीके से हुआ। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे अंग्रेज। तो कल जैसा मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सन 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। और जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट करके दो लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एप्लीकेशन दिया था ब्रिटेन की महारानी को। उस समय ब्रिटेन की महारानी थी 1600 में एलिजाबेथ टेलर। जब एलिजाबेथ टेलर ब्रिटेन की महारानी थी, उसी समय हिंदुस्तान का बादशाह था अकबर। क्लियर। भारत का बादशाह उस समय अकबर था और ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ टेलर। तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक थे कि भाई हमको पूरब के साथ ट्रेड विद ईस्ट, मतलब इंडिया नहीं, ट्रेड विद ईस्ट, जिसमें इंडिया भी था, मॉरिशस भी था, इंडोनेशिया भी था, मालदीव भी था, उसके अलावा आपका मलेशिया भी था, और जितने भी ईस्टर्न कंट्री थे उन सारे कंट्रियों के साथ में ट्रेड करने का उन्होंने एक रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन दिया। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने 15 साल का चार्टर दिया। चार्टर मतलब एक तरीके से अनुमति पत्र, और उनको एक अनुमति पत्र दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि तुम लोग जाओ और जाकर के व्यापार कर सकते हो, लेकिन तुम जो व्यापार करोगे व्यापार तुम्हारा होगा। अगर कोई क्षेत्र तुम जीत लेते हो तो वो क्षेत्र इंग्लैंड का माना जाएगा। क्लियर। वो क्षेत्र किसका माना जाएगा, इंग्लैंड का माना जाएगा। तो जैसे पुर्तगाल की कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी थी, डेनिश कंपनी थी, ये सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए भारत और पूर्वी देशों में आई थी, सेम उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन भारत की हालत को जब उन्होंने देखा कि यहां तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अपने ही भाइयों से छुआछूत करते हैं, अपने ही भाइयों को मारते पीटते हैं, राजा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, यानी यहाँ के समाज में इस तरह की चीजें हैं जहां पर कोई राष्ट्र नाम की संकल्प है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की राजनीतिक फूट का लाभ उठा करके और भारत की दोषपूर्ण संरचना का लाभ उठा करके सबसे पहले फ्रांसीसियों ने कोशिश की, और जब फ्रांसीसियों को थोड़ी सी कामयाबी मिली तो अंग्रेजों को पता लग गया कि ये भैया सबसे अच्छी जगह है, यहाँ पैसे की, धन की तो कोई समस्या है ही नहीं, इसी पे कब्जा कर लो, इस पे कब्जा कर लोगे पूरी दुनिया हमारी हो जाएगी। तो इसी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और एक तरीके से धीरे धीरे करके यहाँ के सारे राजाओं को, सारे नवाबों को उन्होंने एक तरीके से तोड़ दिया। क्लियर। सो अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तो भारत में उस समय बादशाह अकबर थे। लेकिन अकबर के समय में अकबर क्या बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। अकबर जो है दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे उस जमाने में। तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई। आप देखना 1600 में इंग्लैंड में कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को कब जीतती है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विजय हासिल करती है 1757 में प्लासी। तो औरंगजेब के समय, अकबर के समय, या आप समझिए शाहजहां के समय, जहांगीर के समय उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग थे। अंग्रेजों ने अपना इंतजार किया, वो करते रहे, और जब उनको लगा कि भारत में अब कोई केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं है तो भारत में उन्होंने पहले छोटी छोटी शक्तियों को हराया और बाद में चल करके फिर वो मुगल और मराठों तक भी पहुंच गए। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन अंग्रेज था। सबसे पहले 1599 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यक्ति भारत आया था जिसका नाम था जॉन मिडल्टन।
ये सवाल कभी कभी आ सकता है कि पहला अंग्रेज हिंदुस्तान में कौन आया था। तो पहला अंग्रेज जो भारत आया था उसका नाम था जॉन मिंडेल हॉल। पहला अंग्रेज भारत में आया था जॉन मिंडेल हॉल। ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से 1 साल पहले, कंपनी 1600 ईस्वी में बनी थी, जॉन मिंडेल हॉल भारत में आया था 1599 ईस्वी में। सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में एंट्री की जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में एक कैप्टन हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज आया और उसने कहा कि सम्राट जेम्स प्रथम ने हमको भेजा है कि हम आपके साथ व्यापार करें। तो जहांगीर ने उसको कुछ सहूलतें दे दी। उसके बाद आगे चल करके सन 1615 ईस्वी में टॉमस रो करके एक अंग्रेज दूत जहांगीर के दरबार में पहुंचा और उन्होंने कहा कि हम व्यापार करना चाहते हैं, हमको सहूलतें दी जाएं। तो टॉमस रो को अंग्रेज सम्राट का राजदूत होने के कारण जहांगीर ने पहली बार कुछ सुविधाएं दी कि तुम हमारे समुद्री तटों से व्यापार कर सकते हो। यह भारत में शुरुआत होती है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के माध्यम से। समुद्री एरिया में वो व्यापार कर रहे थे, लेकिन मुगलों के साथ संपर्क करके पहली बार उनकी शुरुआत यहां से होती है। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का सुल्तान था, उससे एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। और उस सुनहरे फरमान में क्या था, उन्होंने ये कहा गोलकुंडा के सुल्तान ने कि तुम हमको 500 पगोड़ा दोगे हर साल। पगोड़ा मतलब वहां की करेंसी, जैसे रुपया चलता है उसी तरीके से जो बीजापुर था, बीजापुर में पैगोड़ा चलता था, उनका जो रुपया था उसका नाम पैगोड़ा था। तो बीजापुर के सुल्तान ने अंग्रेजों से यह कहा कि तुम हमको 500 पैगोड़ा हर साल दोगे और उसके बदले में बीजापुर के राज्य में जितने भी बंदरगाह हैं उन सारे बंदरगाह से तुम मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हो। अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात होगी कि 500 रुपये व्यापार से कमा के इनको दे दो और बाकी भारत में जितने बंदरगाह हैं बीजापुर के राज्य में उन सारे बंदरगाहों से व्यापार करो। तो अंग्रेजों के लिए तो फायदा ही फायदा था। ये जो 1632 का बीजापुर के जो सुल्तान का सुनहरा फरमान था, इसने अंग्रेजों की किस्मत पलट दी। इसका बहुत बड़ा आर्थिक लाभ अंग्रेजों को हुआ। क्यों? क्योंकि अब उनको फ्री ट्रेड मिल गया, एक तरीके से मुक्त व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और अब वो इन सारे समुद्री तटों से लेकर के अपना माल निर्यात करने लगे और बहुत बड़ा मुनाफा ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग कमाने लगे। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, आगे सन 1639 में, ये 1632 में उनको सुनहरा फरमान मिला था, 1639 में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का एरिया पट्टे पर ले लिया। पट्टा जानते हो, लीज पर, पट्टे पर ले लिया और उसमें पट्टे पर लेकर के उन्होंने एक किले का निर्माण किया और वो पहला किला अंग्रेजों ने भारत में बनाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। मद्रास के पास में जो अंग्रेजों ने किला बनाया उसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट 1739 में। और आगे चलकर यहीं पर आके चल करके मद्रास शहर की स्थापना हुई। क्लियर? उसके बाद मद्रास शहर आगे चल करके इसी तट पर मद्रास शहर बना। और क्या हुआ, अब बंबई की कहानी सुनिए। 1661 में बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊं। 1661 में क्या हुआ, यूरोप में एक घटना घटी। यूरोप में क्या घटना घटी कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन और इंग्लैंड का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय। तो 1661 ईस्वी में कैथरीन का विवाह, यानी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। और जैसे ही पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह अंग्रेजों के राजा के साथ हुआ, पुर्तगाली बड़े दानी थे, उन्होंने कहा भैया आज से बंबई तुम्हारा। तो बंबई क्या है, बंबई बेसिकली उन्होंने उनको दान में दे दिया। बंबई का टापू, बंबई शहर नहीं था, जो बंबई का टापू था व्यापार करने के लिए जो पुर्तगालियों के अधिकार में था। कैथरीन का विवाह जब चार्ल्स द्वितीय से हुआ तो वो सारा का सारा एरिया पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया इंग्लैंड वालों को कि तुम ले जाओ और इस टापू से व्यापार करो। तो देखो शादी हो रही है इंग्लैंड में, शादियां कहां हो रही है, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, और जमीन किसकी बांट रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान की। तो इस तरीके से उन लोगों ने बंबई उनको मिला। और बंबई का क्या हुआ आगे चल करके, एक जेराल्ड आंगियार करके एक अंग्रेज था, मिस्टर जेराल्ड आंगियार। उस व्यक्ति ने उसी टापू पर जहां पर उनको ये
टापू बंबई का मिला था, वहीं पर उसने एक शहर बसाया और उस शहर का नाम रखा बंबई। तो बंबई शहर की स्थापना किसने की थी? जेराल्ड आंगियार नाम के अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने की थी। तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता, अभी कलकत्ता भी आएगा। तो एक तरीके से दो चीजें उनके हाथ में आ गई अंग्रेजों की, बंबई आ गया, मद्रास आ गया। उसके बाद आगे क्या करता है? सन 1687 में जॉब चारनाक नाम का एक आदमी था, अंग्रेज। जॉब चारनाक ने बंगाल के नवाब इब्राहिम खां के निमंत्रण पर एक जगह पड़ती थी सुतानती, सुतानती करके एक गांव था, वो गांव इब्राहिम खान ने उसको दे दिया, किसको? जाप चारनाक को, और कहा कि तुम अंग्रेजों से कहा अपनी बस्ती यहां बसा सकते हो। जाप चारनाक ने वहां पे अंग्रेजी बस्ती बसाई और उसके साथ साथ उसमें गोविंदपुर और कालीकाता एक गांव था, एक गांव था गोविंदपुर, एक गांव था कालीकाता। ये गोविंदपुर और कालीकाता और सुतानाती, ये तीनों गांव मिलाकर के वहां बस्ती बनना शुरू हुई, जिसको आज हम लोग कोलकाता कहते हैं। तो ये कोलकाता नाम बेसिकली कालीकाता से लिया गया है। कालीकाता वहां एक छोटा सा गांव था, और काली का मतलब समझते हो, बंगाल में काली जो है उनकी पूजनीय देवी है, बंगाली लोग काली की पूजा करते हैं, तो काली वहां के लिए पवित्र नाम था। तो वो कालीकाता एक गांव था, उसी गांव और सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर, इन तीन गांवों को मिलाकर के बस्तियों का निर्माण शुरू हुआ और आगे चल करके यही कलकत्ता कहलाया। अंग्रेज इसको कैलकाटा बोलते थे, हिंदुस्तानी इसको कलकत्ता बोलते थे, और आज इसका नाम चेंज करके कोलकाता हो गया। क्लियर? सो ये कहानी है कलकत्ता की या कोलकाता की। 1687 ईस्वी में जॉब चारनाक नाम के अंग्रेज व्यक्ति ने इसको बसाया। अब देखिए कहानी क्या हुई। अंग्रेजों के पास भारत के तीन सबसे बड़े बंदरगाह, कलकत्ता उनके पास आ गया, मद्रास उनके पास आ गया, बंबई उनके पास आ गया। मतलब उस समय के, आज आप मुंबई कह सकते हो, चेन्नई कह सकते हो, कोलकाता कह सकते हो, लेकिन उस समय के बंबई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों बड़े बंदरगाह उनके पास आ गए। तो जब तीनों बड़े बंदरगाह उनके पास होंगे तो समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा मुनाफा किसके हाथ में जाएगा? अंग्रेजों के हाथ में। और जिसके पास मुनाफा ज्यादा जाएगा वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा वो ज्यादा बड़ी सेना रख सकता है, ज्यादा हथियार खरीद सकता है। इसलिए समुद्री सेना के मामले में, नौसेना के मामले में अंग्रेज मजबूत हो गए, क्योंकि अंग्रेजों की हिस्सेदारी किसमें बढ़ गई? अंग्रेजों की हिस्सेदारी बढ़ गई थी व्यापार में और बंदरगाहों पर। इसी कारण से आगे चल करके कर्नाटकों के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास भारत के तटों पर, चाहे सूरत था, चाहे मछलीपट्टनम था, चाहे कोचीन था, चाहे मद्रास था, चाहे बंबई था, चाहे कलकत्ता था, ये बड़े बड़े समुद्री बंदरगाह किसके हाथ में आ गए? अंग्रेजों के हाथ में। और जिसके पास बड़े समुद्री बंदरगाह होंगे, जैसा मैंने कहा कि भारत जो है दुनिया का सबसे मजबूत देशों में से एक था औरंगजेब के समय तक। तो भारत व्यापार से, धन डालने से, कपड़े से, मसालों से, तमाम वस्तुओं के उत्पादन में सबसे आगे था विश्व में। तो ऐसे में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए सारी वस्तु यहां से मिलती थी और वो यूरोप के देशों में बेच करके बड़ा मुनाफा कमाते थे। तो जब बड़ा मुनाफा कमाएंगे तो ऐसे में वो बड़ी सेनाएं रख सकते थे, बड़े खर्चे कर सकते थे, और यही बड़ी सेनाएं और बड़े खर्चों ने अंग्रेजों को क्या है, एक तरीके से भारत में विजेता के रूप में स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे चलते हैं कि क्या क्या और घटनाएं हुई। सबसे पहले पुर्तगालियों के तीव्र प्रतिरोध के बावजूद भी, जैसा पता नहीं पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया था, उस सब के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थापना के 90 साल के अंदर अंदर भारत के तीन बड़े बंदरगाहों पर कब्जा करने में कामयाब रहे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? 1498 में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से 100 साल पहले भारत में पुर्तगाली आ चुके थे, और पुर्तगालियों को 190 साल में जितनी कामयाबी नहीं मिली, उतनी कामयाबी 90 साल में अंग्रेजों ने भारत में हासिल कर ली। बंबई ले लिया, मद्रास ले लिया और कलकत्ता ले लिया। कलकत्ता 1687 में, सबसे बाद में उन्होंने कलकत्ता बसाया। तो इस तरीके से इन अंग्रेजों के पास ये तीन बड़े बंदरगाह आ गए, और इन तीनों बड़े शहरों को, कलकत्ता, बंबई और मद्रास को प्रेसिडेंसी कहा गया। इनको ब्रिटिश हिस्ट्री में, भारत की मॉडर्न हिस्ट्री में कहा गया ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। इसके नाम से ये लोग जाने जाएंगे। बाद में जो और मुगल बादशाह थे, खास करके शाह आलम द्वितीय वगैरह, फर्रुखसीर वगैरह ने बहुत सारी रियायतें इनको दी थी, और आगे चल करके ये सारी की सारी चीजें स्थापित हो गई थी। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा क्या, हमारा समय तो लगभग पूरा हो ही गया है, तो थोड़ी सी चर्चा अब हम लोग ये करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का झगड़ा हम लोगों ने देख लिया कि कैसे झगड़ा हुआ था। अब कल के सेशन में हम ये आरंभ करेंगे
कि किस तरीके से अंग्रेज अब भारतीय शक्तियों को हराना शुरू करेंगे। तो भारतीय शक्तियां कौन कौन सी हैं आज सुन लीजिए, कल फिर से सुन लीजिएगा। भारत में बंगाल एक शक्ति थी, जहां पर बंगाल के नवाब शासन करते थे। जैसा कलकत्ता किसने दिया था, नवाब इब्राहिम खान ने जॉब चारनाक को दे दिया था, तो बंगाल का नवाब था। उसी तरीके से अवध का नवाब था, उसी तरीके से मैसूर में हैदर अली का राज्य था, इधर महाराष्ट्र साइड में मराठे थे। इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग शक्तियां हैं, और दिल्ली से अभी भी मुगल बादशाह शासन करते थे। तो दिल्ली में मुगल बादशाह थे, अवध में अवध का नवाब था, बंगाल में बंगाल का नवाब था, हैदराबाद में हैदराबाद का था, मैसूर में हैदर अली था, महाराष्ट्र में मराठे थे, पंजाब में सिख थे। इस तरीके से आपको बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियां भारत में दिखाई देगी, और इन्हीं छोटी छोटी शक्तियों के सहयोग से एक के खिलाफ दूसरे को लड़ा करके अंग्रेज अलग अलग नीतियों के माध्यम से इनको हराएंगे और भारत पर कब्जा कर लेंगे। और यह कब्जा पूरा होगा 1857 में। इसकी शुरुआत होगी 1757 की प्लासी की लड़ाई के साथ, द वॉर ऑफ प्लासी 1757, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। सो आज हम लोगों ने फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को देख लिया, और उसके अलावा कर्नाटक वॉर देख लिए, ताकि फ्रांसीसी चैप्टर को क्लोज कर दें। अब हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा भारत की शक्तियां और अंग्रेजों के बीच में युद्ध, कैसे कैसे वो लड़ते हैं और कैसे कैसे अंग्रेज जीतते चले जाते हैं। तो पहले हम एक क्रम में चलेंगे 1857 तक, जहां अंग्रेज भारत पे कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि जब अंग्रेजों का कब्जा भारत पे हो रहा है, इसी दौरान भारत के राजाओं के द्वारा भारत को आजाद कराने के लिए, चाहे राजा हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, वो किस तरीके से भारत को आजाद करने के लिए प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है इतिहास हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं पूरे एक सिस्टमेटिक फ्लो में कर रहे हैं, एक एक चीज एक एक पहलू की हम चर्चा कर रहे हैं। और अगर इतना भी आप लोग पूरा समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आईएएस के लायक तो पर्याप्त है। और अगर आईएएस के लायक पर्याप्त है तो बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि अगर हम आईएएस की परीक्षा के लायक अगर तैयार हो जाते हैं तो बाकी फिर छोटी मोटी चीजों के बारे में घबराने की और उनको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सो आज की क्लास उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अब हम लोग आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, 200 से ऊपर लोग चर्चा में रहे, और अधिकांश समय 150 से ज्यादा लोग हमेशा सेशन देखते रहे। ये जो आज का सेशन है थोड़ा सा जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रेंच और जो इंग्लैंड की जो इंग्लिश एंग्लो फ्रेंच जो कंपटीशन है, कर्नाटक वॉर्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कर्नाटक वॉर्स, द कंपटीशन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच। सो आप अगर इसको शेयर कर देंगे तो ये उन बच्चों को मिल जाएगा जिनको कोई कंफ्यूजन होता है किस चीज को लेकर के, कि फ्रांसीसी अंग्रेजों के संबंध कैसे थे, कौन पहले आया, किसने जीता, कहां लड़ाई हुई। तो आप लोग प्लीज दूसरे बच्चों की सुविधा के लिए इसको शेयर करते रहिए, और जितने ग्रुप्स में आप इसको भेज सकते हैं भेजते रहिए, ताकि बच्चे इसको सेशन को सुन करके पढ़ते रहे और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। क्योंकि मैं काफी मेहनत करके ये चीजें बनाता हूं ताकि लोगों को बहुत इजीली, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, अपना समय निकाला। और मुझे लगता है कि आप लोगों का खाने का भी समय हो गया होगा, काफी लोग लेट हो गए। और कल सुबह एक सरप्राइज है, कल का जो मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन में एक बड़ा सरप्राइज है, वो कल ही हम आपको बताएंगे। सो आज की चर्चा हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।